हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेंडमेंट वीडियो में फॉर स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग इन नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट। एज यू नो, इंस्टीट्यूट 6 महीने पहले यानी नवंबर के केस में 30 अप्रैल तक के सारे जो अमेंडमेंट्स लॉ में आए हैं उसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम्स में देता है। उस लॉजिक से वी ऑलरेडी have those amendments at various places. इंस्टीट्यूट वो सारे अमेंडमेंट को कंपाइल करके एक आरटीपी एग्जाम से कुछ 2 महीने पब्लिश करता है, जिसके लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव गोइंग टू दोज पर्टिकुलर सोर्सेस कंपाइल्ड ऑल दोज अमेंडमेंट्स। एंड द गुड न्यूज इज कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पर से देयर आर नो मेजर अमेंडमेंट्स। Audit में except audit committee corporate governance there are no major amendments, and when I say no major amendments means no major amendments। इसका मतलब सर वीडियो बंद कर दे, that is your choice। बट मैं ये कहूंगा कि क्योंकि मेजर अमेंडमेंट नहीं है इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि आप अभी के अभी अमेंडमेंट वीडियो देख लो, ताकि आपके दिमाग में और अंदर जो बटरफ्लाईज हरकत करती हैं कि यार कुछ अमेंड तो नहीं हो गया, कैसे अमेंडमेंट में हैंडल करूंगा, वो सारी के सारी अटकलें खत्म हो जाएंगी। So we will have answer to our query in terms of what has changed, how much things have changed. And this is what you can see. Unlike May 2022, where comparatively more amendments were there, comparatively, क्योंकि वहां पे एक नया स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया था जो मई और नवंबर के लिए इंस्टीट्यूट देता है, जिसके कारण से स्टडी मटेरियल के चेंजेस और अपडेट्स प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स की अपडेट्स हमें अलग से देखना होती थी। पर नवंबर में हमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई चेंजेस या क्वेश्चन अपडेट्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमेंडमेंट्स देखना है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सिर्फ कंपनीज इंड एस रूल्स 2022 जो 24 मार्च 22 पे पब्लिश हुए थे, उसमें इन स्टैंडर्ड्स में कुछ माइनर अमेंडमेंट्स हुए हैं जिन्हें हमें एक एक करके डिस्कस करना होगा। खुशी की बात यह है दोस्तों कि ये सारे अमेंडमेंट्स आपकी किताब में इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं। दैट मींस योर ब्रह्मास्त्र एंड ड्रोन चार्ट्स हैव इनकॉर्पोरेटेड दीज अमेंडमेंट्स। बधाई हो। प्लस इस एक वीडियो में ये सारे अमेंडमेंट हम कवर कर लेंगे। इसका मतलब इसके अलावा आपको अमेंडमेंट के लिए कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट आरटीपी तक रुक जाएंगे। हो सकता है कि आरटीपी में इनमें से कोई अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल ना करे या कर दे, पर चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंगल सोर्स है जहां से ये अमेंडमेंट्स हुए। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर May 22 के अमेंडमेंट्स भी हमसे मिस हो गए क्योंकि हमारी बैच उससे पहले हुई थी, हमने नहीं देखे। अगर आप May 22 के अमेंडमेंट्स देखना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये सारे अमेंडमेंट्स है, इसके वीडियोस यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के देख लीजिए। मेरे उन सब के वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, टेलीग्राम में सारे नोट्स हैं। पर आप चाहते हो कि एक जगह सब मिल जाए तो कोई भी स्टूडेंट फास्ट की ऐप एंड्रॉइड से डाउनलोड करके बस वहां जाइए, आपको अलग से ही वहां पे स्क्रीन पे दिख जाएगा FR अमेंडमेंट्स फॉर मे एंड नवंबर 2022। आप अंदर जाएंगे, आपको बकायदा 2 सेक्शंस दिख जाएंगे, May 22 के वीडियोस और नवंबर 22 के वीडियोस अलॉन्ग विद ऑल द PDF। आप सिंपली स्क्रॉल करके जितनी बार अनलिमिटेड व्यूज के साथ बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई एनरोलमेंट के आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ नवंबर 2022 के अमेंडमेंट्स कवर करूंगा। नवंबर 22 के अमेंडमेंट सबसे पहले हम कवर करते हैं जो हमारे नॉन बिग चैप्टर से रिलेटेड है, एज इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद में देखते हैं। लेट अस फर्स्ट सी अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स। बहुत ही बेसिक से अमेंडमेंट्स है, विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जहां पे इन्होंने एक छोटा सा आप यूं समझ लीजिए क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट किया है। ड्रोन चार्ट अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन्स अवेलेबल हैं, which you can see 3.2 is the latest version. If you have this, you will be able to see update 2022 नाम का ये जो टैग दिया है, this basically is an update due to Ind AS amendment rules 2022। कुछ खास बात नहीं है, सिंपली क्या कहा है, let's see this। It says cost of testing products functioning, net of sales proceed if any are added to cost, excess sales proceed over testing code to be deducted from cost of PPE and not credited to PRL। ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट की, और उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस टिल दी एसेट इज रेडी फॉर यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज करने की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, इंड एस में भी यही होता है कि एसेट रेडी टू यूज होने तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, प्रोवाइडेड दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। सवाल उठता है कि भैया मैंने कोई एक पर्टिकुलर मशीन खरीदी और उसे मैंने अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया और उससे अभी मैं ट्रायल प्रोडक्शन करके देख रहा हूं कि क्या उससे जो आउटपुट आ रहा है वो जैसी मेरी चाहत है वैसा आ रहा है या नहीं।
तो ये ट्रायल रन के खर्चे भी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगे। पर इस दौरान ऐसा हुआ कि जो आउटपुट जनरेट हुआ वो भले ही कमर्शियल वैल्यू पे या प्रॉपर प्रोडक्ट की तरह नहीं, पर एज अ स्क्रैप या एज अ डमी टेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में बिका। ध्यान रखना, आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और अभी कमर्शियल लेवल्स अचीव नहीं किए हैं, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत छोटा सा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी भी मैं अपनी मशीन की फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूं, अभी तक मशीन वो एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर स्टेटस पे नहीं आई है जिससे मैं कह सकूं कि नाउ माय प्रोडक्ट्स आर ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। इस टेस्टिंग फेज के दौरान, जैसे एक पावर प्लांट में अगर आपने टरबाइन लगाई है, टरबाइन लगाने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, हो सकता है उस इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए आप कुछ समय तक आसपास के रहवासी इलाके में फ्री में उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, सिर्फ ये चेक करने के लिए वोल्टेज, पावर, ये सब लेवल्स किस तरह के आ रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रायल रन, यू हैव नॉट स्टार्टेड द कमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये जितना भी आपका इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कोयला, फर्नेस ऑयल कंज्यूम हो रहा है, ये सारा खर्चा आप उस टरबाइन या पावर प्लांट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करना ही है। तो ये तो पहले भी होता था, ये चीज अमेंडमेंट देके इसको एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि अब स्पेसिफिकली इंडेस में मेंशन कर दिया है। इसमें एक चीज और समझाइए कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है उसकी आपने कोई प्राइस चार्ज करी, तो जो प्राइस चार्ज करी है वो माइनस करने के बाद जो आपकी कॉस्ट बचेगी सिर्फ उतना कैपिटलाइज करिएगा। सर कभी इसमें प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को पीओरएल में ना डाल के असेट की कॉस्ट की रिकवरी मान के असेट की कॉस्ट से कम कर देना। मेरे टिप्स लेना चाहो तो सिर्फ दो सिंपल से टिप्स है यहाँ पे। नंबर 1, इट इज नॉट अ केस जहां कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है मेरे असेट का और मेरे असेट से, और मैं पूरी कैपेसिटी में यूज करने की बजाय इनिशियल कैपेसिटी में यूज कर रहा हूं, ये वो सिचुएशन नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, ये अमेंडमेंट सिर्फ ये क्लैरिफाई करता है कि जो टेस्टिंग के दौरान आपकी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें। अगर वो कॉस्ट की जगह सेविंग हो गई है तो उसे असेट की कॉस्ट को कम करें, इसका इंपैक्ट पी&एल में ना डालें। सर ये देख के अमेंडमेंट नहीं लग रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत सही बोला यार तुमने, और ये एक्चुअल में बोलने का अमेंडमेंट है, पर इसकी कहानी ऐसी है दोस्तों कि आईएफआरएस एक एनुअल इंप्रूवमेंट करता है अपने आईएफआरएस में। तो ये जो एक सिस्टमैटिकली आप देखोगे कि हर साल आईसीआई, इनफैक्ट इंडेस तो एमसीए इशू करता है, तो एमसीए हर साल अमेंडमेंट्स आप देखेंगे तो इंडेस अमेंडमेंट रूल्स ज्यादा से ज्यादा इंडेस सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू इशू कर देता है। नॉर्मली एक साल में एक अमेंडमेंट रूल्स आते हैं, ऐसा कैसे, इतना सिस्टमैटिक कैसे हो गया है? इसका कारण है कि हमारे सारे इंडेस आईएफआरएस बेस्ड है और आईएफआरएस में एक एनुअल इंप्रूवमेंट साइकिल होता है। हर साल वो लोग एक रिव्यू करते हैं इंडेस का, इंडस्ट्री से इनपुट्स लेकर जहां जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है, और देखते हैं कि कहीं हमारे स्टैंडर्ड में कोई एम्बिग्विटी, कहीं कोई संशोधन या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और अगर है तो फिर उसे वो एनुअल इंप्रूवमेंट की एक एक्सरसाइज के अंदर ऐसे सारे इंप्रूवमेंट्स पब्लिश कर देते हैं। आईसीआई प्राइमरीली क्या करता है, उन अमेंडमेंट्स को यूज करते हुए एमसीए को रिकमेंडेशन देता है, और फिर क्या है, एमसीए को रिकमेंड किया आईसीआई ने तो एमसीए उसे इंप्लीमेंट कर देता है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स अल्टीमेटली पहले आईएफआरएस में आते हैं और फिर उस साल या नॉर्मली उसके एक साल बाद इंडिया में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। So this is that kind of an amendment, very very basic. I don't think we even need to do any kind of a practice of any kind of a question on this, very clarificatory in nature. ये इंडेस 101 का अमेंडमेंट है विच इज रिलेटिंग टू इंडेस 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपने आप में, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की बात होती है तो ऐसे ही हमारे लिए क्या होता है भाई, हिंदी अंग्रेजी के बाहर सब कुछ चाइनीज, इसलिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को डर के लेते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, सुनिएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा आपको। पहली बार जब किसी कंपनी के ऊपर इंडेस लागू होते हैं तो इंडेस 101 कहता है कि उस कंपनी को डेट ऑफ ट्रांजिशन विच इज बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करके बनाना पड़ेंगे, जिसमें वो असेट लायबिलिटी वही रिकॉर्ड करेगा जो इंडेस के अनुसार रिकॉर्ड हो सकती है, और उन्हीं वैल्यू पे मेजर करेगा जिन वैल्यूज पे इंडेस के अनुसार मेजर होना चाहिए।
क्लासिफिकेशन भी एसेट लायबिलिटी इक्विटी का एज पर इंड एस करेगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली ये सोचते हुए इंड एस शुरू से लगाता तो कैसे लगा के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करेगा और फिर वो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा इंड एस लगाने का, आगे से इंड एस फॉलो करने का। पर इसमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती है, इसलिए कई सारी चीजों से आपको एग्जम्पशंस दिया गया है कि भैया आप ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा। इनमें से दो एग्जम्पशन अभी हमारे लिए रेलेवेंट है समझने के लिए, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को समझने के लिए। इंड एस 101 में विच इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, पहला एग्जम्पशन दिया है exemption to or exemption from, so we are basically talking about exemption from retrospective application of Ind AS। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। पहला एग्जाम्पशन है एग्जाम्पशन फ्रॉम restating past business combinations। exemption from restating past business combination, business combination बोल लो, consolidation बोल लो, क्योंकि दोनों आपस में काफी कुछ कनेक्टेड से स्टैंडर्ड से। इनफैक्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन डेट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है और कंसोलिडेशन प्राइमरली सब्सिडरीज के साथ कैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है उसकी बात करता है। ये कहता है कि भाई आपने इंड एस लगने से पहले हो सकता है कोई कंपनी खरीदी हो तो उसके एक्विजिशन की अकाउंटिंग आपने AS 14 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अमलगमेशन या कंसोलिडेशन के अंतर्गत की हो। अब हो सकता है उस बात को 2-5 साल हो गए। अब आज इंड एस लगा और आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सारी चीजें एज पर इंड एस फॉलो करना है, तो फिर आपने वो 2 साल पहले जो कंपनी एक्वायर की थी उसे भी एज पर इंड एस प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन लगा के कंसोलिडेट करना होगा। इसका मतलब हो सकता है वहां आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते थे, यहाँ आपको उसे NCI कहना पड़ेगा। सिर्फ कहना ही नहीं पड़ेगा, वैल्यूएशन भी डिफरेंट होगा। हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जमाने में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्योरली नेट एसेट्स का जो शेयर होता है उस पर वैल्यू करते थे, पर यहाँ पे फेयर वैल्यू पे मेजर करना प्रेफर्ड होता है। गुडविल के ट्रीटमेंट थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कई सारे चेंजेस करना पड़ेंगे वो एक्विजिशन अमलगमेशंस में भी जो पास्ट में हो चुके हैं। बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पशन कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस को रीस्टेट ना करें। इसमें भी एग्जाम्पशन कैसे अप्लाई करना है, क्या है, वो सब चीजों में अभी अपन नहीं जा रहे। तो दिस इज वन पर्टिकुलर एग्जाम्पशन विच इज देयर फ्रॉम रीस्टेटिंग पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैं आपको सिर्फ अभी जो रेलेवेंट एग्जाम्पशन है वो डिस्कस कर रहा हूं ताकि फिर उसके बेसिस पे अपन अपना डिस्कशन ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट का आगे बढ़ा सकें। दूसरा दोस्त एक एग्जाम्पशन होता है इंड एस 21 फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जिसे आप AS के जमाने में कहते थे। आप समझ लो 2 मिनट के लिए कि आपकी कोई AS के जमाने में फॉरेन ब्रांच या फॉरेन ऑपरेशन है और वो फॉरेन ऑपरेशन को आप कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी में, और उसका जो भी डिफरेंस आता है फॉरेन ऑपरेशन का, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, उसे आप रिजर्व में डाला करते थे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ये कहानी होती थी AS में, AS 11 के समय की बात बता रहा हूं। तो वो क्या कहते थे कि भाई या तो आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने $1 का एक्सपोर्ट किया तो आप अभी 76 रेट है, 76 पे सेल बुक कर दो। क्रेडिट सेल हुई है तो डेटर और सेल 76 पे बुक कर दो। पेमेंट कुछ समय बाद आया तब रेट 78 हो गया, तो ₹2 का आपने ज्यादा गेन कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लो। डेटर डेबिट 76, सॉरी डेटर क्रेडिट आपका ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 76, बैंक डेबिट 78, कैश आपको तो क्योंकि $1 मिली वो 78 में कन्वर्ट हुई और ₹2 आपका गेन आप डाल दीजिए P&L। लेकिन अगर आपकी कोई फॉरेन ऑपरेशंस हैं जो डॉलर में अपने पूरे ट्रांजैक्शन करते हैं और पीरियड एंड होने पर आपको ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर आप उसे कन्वर्ट करते हो,
फिर आप वहां लॉजिक लगाते हो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करके उसके जो गेन लॉस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो गेन लॉस को अपन एक रिजर्व में डाल देते हैं, P&L में डालने की बजाय एएस के जमाने में फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो मेरी बैलेंस शीट में FCTR आ रहा है जब तक मैं एएस फॉलो कर रहा था। अब मैं इंडेस में आ गया तो इंडेस में आने पे देयर आर एग्जाम्पशंस व्हिच आर गिवन। ये एग्जाम्पशन सारे अपेंडिक्स में दिए गए हैं। तो देयर इज दिस पर्टिकुलर अपेंडिक्स डी जिसमें पैरा 12 और पैरा 13 है, D12 D13, जो पैराग्राफ बेसिकली कहते हैं कि आप की बुक्स में अगर कोई FCTR आ रहा है और अब आप इंडेस फॉलो कर रहे हैं तो उस FCTR को उठा के सीधे के सीधे आप अपने रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो। यानी कि आप उसको पूरी तरह से ये मान लो कि भैया उसको रिजर्व में मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, और आज से इंडेस प्रोस्पेक्टिवली आगे से लगाना शुरू कर दो। आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडेस के अनुसार क्या ये रिजर्व होना था, PRL में जाना था, क्या होना था। जो आ रहा है अभी उसको रिटेन्ड अर्निंग में डालो और आगे से इंडेस 21 लगा दो। ये एग्जाम्पशन है आपके पास, ऑप्शनल एग्जाम्पशन है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। अब एक स्पेशल इशू, वो क्या? स्पेशल इशू ऐसा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी P लिमिटेड। इसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो गए, लेट्स से फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से। इसकी एक S लिमिटेड है, सब्सिडरी है, लेट्स से इट इज एन NBFC, और उस कारण से क्योंकि ये NBFC थी, इसके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आई लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019। नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर वाली थी या लिस्टेड थी, तो वहां पे लगी इसके ऊपर, जो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एक्चुअली अ सिचुएशन वेयर subsidiary date of transition is later than parents date of transition to Indes। सर आपने NBFC क्यों लिखा? अच्छा समझ गए सर। नॉर्मली अगर कोई कंपनी के ऊपर इंडेस लगता है तो फिर उसकी होल्डिंग सब्सिडरी JV एसोसिएट पे भी लगता है। तो टेक्निकली ये सब्सिडरी पे भी इंडेस 1416 से लगना थे, बट NBFC इसको स्पेसिफिकली बोल रखा था कि 1418 से पहले चाह के भी वो फॉलो नहीं कर सकते, और उनकी एप्लीकेबिलिटी डिराइव्ड नहीं होनी थी, उनकी एप्लीकेबिलिटी आनी थी बेस्ड ऑन देयर ओन नेटवर्थ लिस्टिंग क्राइटेरिया। अब अपन उस पर ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते, और अभी ये समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी सिचुएशन में S लिमिटेड जब अपनी डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आएगा, जो कि 1/4/18 होगी, तो उस समय वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएगा? क्योंकि P लिमिटेड ऑलरेडी स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रेजेंट पब्लिश कर रहा है, और अगर P लिमिटेड अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है जिसमें कि S लिमिटेड को वो कंसोलिडेट अगर कर रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, कौन? P लिमिटेड, नहीं तो फिर FVTPL पे मेजर करता तो ये प्रोविजन नहीं लगता है। तो वो कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो एक बेसिक सा रूल है इंडेस में कि सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी जो पेरेंट की है वही होना चाहिए, अलग नहीं हो सकती। तो भले ही सब्सिडरी पब्लिश कर रहा हो मार्केट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16, 17 और 17, 18, इवन 18, 19 में एज पर एस, पर जब P लिमिटेड S लिमिटेड से कंसोलिडेट करके एज पर इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेगा, तो वो पूरे S लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करेगा, किसके अनुसार? इंडेस के अनुसार। पब्लिश नहीं करेगा क्योंकि लीगली S लिमिटेड को एज पर एस ही फॉलो करने हैं, बट वो पहले कन्वर्ट करेगा, और वो कन्वर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को P लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्लब करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेगा। यानी S लिमिटेड को एक तरह से दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ रहे हैं। कंपनी लॉ में ROC फाइलिंग के लिए AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग रहे हैं,
और कंसोलिडेशन फैसिलिटेट करने के लिए पी को वो इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है। तो अब लीगली भी आरओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2019 ऑनवर्ड्स इस एस लिमिटेड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस बनाने। तो ये डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस बनाएगा तो अपन ने एक रूल सुना था अभी, वो रूल पढ़ा था कि जब आप कंपनी एएस से इंड एस में आते हो तो आपकी बुक्स में अगर कोई एफसीटीआर आ रहा है तो आप उसे पूरा रिजर्व्स में डाल दो और एफसीटीआर को 0 लेके आगे बढ़ जाओ। इस लॉजिक से एस लिमिटेड की डेट ऑफ ट्रांजिशन जो कि 1/4/2018 है, व्हेन एस लिमिटेड विल प्रिपेयर, इस तारीख पे इट विल हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, या यूं समझ लो कि बैलेंस शीट ही बनाना पड़ती है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, ऑफ 1/4/2018 एज पर इंड एस उसे रीस्टेट करना होगी। अब जब वो ये रीस्टेटमेंट करेगा तो हो सकता है कि एस लिमिटेड हैज सम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बैलेंस। एस लिमिटेड भले इंडियन कंपनी है पर हो सकता है इसकी कोई फॉरेन ब्रांच वगैरह कुछ हो, तो उस कारण से उसके फाइनेंशियल्स अपने में इनकॉर्पोरेट करते समय इसकी बुक्स में कोई एफसीटीआर का बैलेंस आ रहा होगा। अब ये बैलेंस में आपके पास यहाँ पे इंड एस 12 के अंतर्गत ऑप्शन है, सॉरी इंड एस 101 हैज एन ऑप्शन कि आप इस एफसीटीआर कि आप ये क्या कर सकते हो, दैट दिस एफसीटीआर बैलेंस कैन बी सिंपली ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, यानी आप इसे 0 कर सकते हो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे और फिर अब से फ्रेश एफसीटीआर कैलकुलेट कर सकते हो। बस यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है और उस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि आप या तो ये कर लो, ईदर यू डू दिस, ब्लू में जो जो लिख रहा हूँ मैं वो अमेंडमेंट है, या फिर और what you do is you take the balance of foreign currency translation reserve as taken by the parent company P Limited for the purpose of preparing consolidated financial statements with S Limited। इसका मतलब सिंपल सा है कि क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए पी लिमिटेड ऑलरेडी 31 मार्च 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने एस लिमिटेड के एज पर इंड एस रीस्टेट किए होंगे और फिर कंसोलिडेट किया होगा। तो जब उसने एस के रीस्टेट एज पर इंड एस किए होंगे तो उसमें एफसीटीआर का बैलेंस एज पर इंड एस कुछ आया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो बैलेंस आया है वो बैलेंस को आप स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो ताकि आगे कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो ये फॉरएवर का एक रिकंसिलिएशन डिफरेंस चलते रहे। ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये तो दूसरे बैलेंस पे भी लागू होगा, क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आप सर यूं समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर केस में 1/4/2016 से एड्स लागू हुए, इंड एस लागू हुए पी लिमिटेड पे, तो उसने उस तारीख से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस बनाए, कंसोलिडेटेड भी एज पर इंड एस बनाए, यानी सब्सिडरी के रीस्टेट किए एज पर इंड एस। अब ये सब्सिडरी टेक्निकली स्पीकिंग एज पर इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल करना शुरू करेगी कब से, 18-19 से। अब यहाँ से जब वो फाइल करेगी तो वो सारे एग्जाम्पशंस लेगी और एग्जाम्पशन लेके जहां जहां उसको एग्जाम्पशन दिया है कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव इंड एस मत लगाओ प्रोस्पेक्टिव लगाओ, वो लगाएगी। पर कंसोलिडेशन के लिए तो उसके स्टेटमेंट अलग ही चल रहे हैं, क्योंकि 2 साल से तो वो इंड एस के अनुसार बना ही रही है फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। तो 101 में एक जनरल एग्जाम्पशन दिया जाता है कि जब भी पेरेंट के बाद सब्सिडरी पे इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो सब्सिडरी फिर उस केस में 101 के सारे एग्जाम्पशंस वगैरह लेके अपने स्टेटमेंट रीस्टेट करने की बजाय पेरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए रीस्टेटेड बना रहा है उसे बेस बना सकती है स्टार्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वे कहते थे कि भैया असेट्स लायबिलिटी के बैलेंसेस अपन पेरेंट के हिसाब से ले सकते थे, तो वहां से असेट लायबिलिटी कहा जाता था, तो क्या होती थी प्रॉब्लम, रिजर्व्स नहीं कहा गया था।
तो क्या बोलते थे कि पेरेंट पे पहले लगे इंडेस, सब्सिडरी पे बाद में लगे। तो सब्सिडरी इस केस में पूरे 101 के प्रोविजन फॉलो करने की बजाय सिर्फ क्या कर सकती है, पेरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी के बना रहा होगा कंसोलिडेशन को, उसको बेस बना सकती है और डेट ऑफ ट्रांजिशन में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट करके आगे बढ़ सकती है। पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो असेट और लाइबिलिटी कौन सी लेगी, जो पेरेंट कंसोलिडेशन के लिए यूज कर रहा है। पर ये एफसीटीआर है, रिजर्व है, तो ये अमेंडमेंट में अब एफसीटीआर को ऐड कर दिया गया है स्पेसिफिकली कि वो भी आप पेरेंट जैसा ले सकते हो। दिस इज दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट। So very unlikely that there would be a question on this particular thing as such, a full-fledged practical question, but you can definitely get a standalone question कि इसको कैसे handle करना है। Let us read this through. जब subsidiary becomes first time adopter later than the parent, तो parent पे पहले इंडेस लग गए। इस केस में जब subsidiary पैरा 16A यूज करती है, पैरा 16A of 101 है ये, वो कहता है कि उस केस में क्या है, देखो, where it chooses to measure financial statement assets and liabilities at carrying amount which would be included in parents consolidated financial statement based on parents date of transition to Ind AS। वाह वाह, क्या बात करी। इसका मतलब मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पी लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 में जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, तो आपको अगर थोड़ा सा रिलेट करना है अच्छे से तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। पी लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2018 जो बने होंगे, उसमें पी लिमिटेड ने अपने खुद के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एज पर इंड एस बनाए होंगे, वो यूज करेगा, पर एस लिमिटेड के वो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस ये उसने आरओसी के लिए बनाए होंगे, पर ये इसे रीस्टेट करेगा एज पर इंड एस, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना चाहिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग और सब्सिडरी की, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, और फिर कंसोलिडेट करेगा। तो ये जो इंड एस 101 का पैरा 16A है, ये कहता है कि सब्सिडरी पे जब इंड एस बाद में लगना शुरू हुए, तो सब्सिडरी पूरे 101 को फॉलो करने की बजाय पेरेंट को बोले यार तुम तो रीस्टेट करके बना ही रहे हो ना, तो तुमने जो असेट लाइबिलिटी के बैलेंस लिए हैं वो दे दो, वो मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लूंगी। तो प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे सिर्फ असेट और लाइबिलिटी लिखा हुआ था। ये सब कब है, जब पेरेंट ने डिसाइड किया कि भैया मैं पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्टेट नहीं करूंगा सब्सिडरी की, आज से अब मैं एज पर इंड एस कंसोलिडेशन कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, so now this particular exemption is given under para 13A. It says that instead of para D12 और D13, D12 D13 क्या बोलते हैं, FCTR आपका बैलेंस रिजर्व में डाल दीजिए। सब्सिडरी में may elect in its financial statement to measure the cumulative translation difference for all foreign operation at carrying amount that would be included in parents consolidated financial statement based on parents date of transition to Ind AS। तो पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी के कैसे आएंगे, पेरेंट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पेरेंट रीस्टेट करके बना रहा था उसको वो यूज कर सकता है। ये सेम एग्जाम्पशन जेवी और एसोसिएट के लिए भी एप्लीकेबल है। आई थिंक सारे अमेंडमेंट में यही वाला अमेंडमेंट था जो थोड़ा सा सोचना समझना गंभीरता से समझने वाला था, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स इंटरप्ले ऑफ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज। और फर्स्ट टाइम अडॉप्शन प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ा सा एग्जाम में कम आता है, तो हो सकता है कि उसकी आपकी एकदम फ्रेश वैसी ग्रिप ना हो, बट नेवरदलेस मैंने कोशिश करी है जस्ट टू काइंड ऑफ हैंडल दिस वेल विथ यू, सो दैट आप पुरानी उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट भी कर सको, रिकलेक्ट भी कर सको और ये इंटरप्रिटेशन भी समझ सको। चलिए अब आते हैं अपन अपने अगले अपडेट पे। दिस अपडेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनुअल इंप्रूवमेंट, सो दिस विल नॉट look to be really like an amendment but more so as a clarification. Ind AS 37 provisions contingent liabilities contingent assets onerous contract समझते हो आप, जिन कॉन्ट्रैक्ट की आपको लगता है कि अरे फंस गया करके, यानी आपको लगता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले समय में मुझे नुकसान ज्यादा होने वाला है फायदे से। इसका मतलब आपको एक फील आ रहा है कि यार क्या कर लिया मैंने। इसके एग्जाम्पल्स अपन क्या देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉन्ग टर्म लेट्स से 3 साल की नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज कर ली है किसी जगह की, और साल भर बाद अब वो जगह काम ही नहीं आ रही है।
तो 2 साल का रेंट देना है, फायदा कुछ मिलना नहीं है। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे भी देने पर जगह भी यूज करने को मिलेगा, बट अब लॉस मेकिंग हो गया क्योंकि पैसे के बदले में मुझे फायदे नहीं दिख रहे। मेंटेनेंस की कोई आपने कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई कमिटमेंट कर दिया था गुड सप्लाई करने का एक एक्स प्राइस पे, एस्केलेशन क्लॉज के बिना फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था, रॉ मटेरियल की प्राइस इतनी बढ़ गई कि देख के लग रहा है नुकसान था। इन सब केस में इंडेस 37 कहता था कि भैया आपको प्रोविजन बना देना चाहिए लॉस का। व्हाट इज योर लॉस? लॉस इज बेसिकली, what is the loss? Loss is the expected cost to complete the contract or the cost to be incurred in the contract minus the revenue which we expect from the contract. तो बस ये जो cost है इसे define किया गया है कि इसे अब कहा जाएगा cost to fulfill the contract, और इसका मतलब क्या होगा? So what it says is Ind AS 37 requires provisioning for loss for such contract. Before making such provision, okay, you will have to book impairment loss if any on assets used in fulfilling the contract. तो ये कह रहे हैं कि पहले आप Ind AS 30 प्रैक्टिकली Ind AS 36 आप पहले लगा लीजिए, और Ind AS 36 के अंतर्गत व्हाट यू डू इज Ind AS 36 के अंदर आप पहले इम्पेयरमेंट चेक कर लीजिए अगर आपके कोई असेट्स में है, वो करने के बाद फिर यहाँ पर आइए, विच इज ओके, विच इज वन क्लैरिफिकेशन। व्हाट इट सेज हियर इज आपको प्रोविजन कितना बनाना है। तो ये चीज भी पहले आपने पढ़ी होगी कि भाई अगर हम एग्जिट पेनल्टी देके कर सकते हैं तो वो या कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में जो भी कम है वो, मुझे लग रहा है 2 साल का रेंट मुझे 20 लाख देना पड़ेगा पर 2 लाख की पेनल्टी देके कैंसिल कर सकता हूं, तो 2 लाख का ही लॉस बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पे डिफाइंसिव क्या किया गया है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग, दैट इज द अपडेट। तो ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट का, अब डेफिनेशन थी नहीं या एक्सप्लेनेशन नहीं था तो वो एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया, नहीं भी करते तो सीधी सी बात है भैया कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग में क्या आना चाहिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो नहीं लगती अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। तो उसको डिफाइन किया कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग मींस कॉस्ट दैट डायरेक्टली रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड विल कंसिस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो जो कॉस्ट नहीं लगती ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये सिंपल सा तरीका। तो जगह रेंट पे नहीं ली होती तो वो रेंट नहीं लगता। अब वो जगह पे मैंने रिसेप्शनिस्ट को बिठा रखा है, तो अगर वो जगह नहीं ली होती और वो रिसेप्शनिस्ट भी नहीं बिठाना पड़ती तो वो भी उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट का पार्ट है। पर आपको लगता है नहीं वो तो अदरवाइज हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रही है, उधर काम कर रही थी कुछ समय के लिए, उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये क्लैरिफाई किया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही कॉस्ट उसमें ऐड होगी जो उससे डायरेक्टली और 100% रिलेटेड है। कई बार हो सकता है कि कुछ कॉस्ट आपकी मल्टीपल जगह की रिलेटेड हो लेकिन they are directly attributable, which means costs that are directly attributable but allocable, which is like depreciation of certain equipments. तो let's say for example हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है रोड बनाने का, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, 50 लाख रुपए के अंतर्गत मुझे वो रोड बना के देनी है। एकदम से प्राइसेस बहुत बढ़ गई जिस कारण से मुझे लग रहा है कि मुझे खर्चा ही इसमें 60 लाख लग जाएगा। अब ये 60 लाख के खर्चे में मैं क्या क्या शामिल कर रहा हूँ रोड बनाने में, तो कंक्रीट की रोड है तो आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल which I'll be using, but I am also including the depreciation of equipment which I'll be using in construction of this apart from the direct material and labor. Should I include? The answer is yes. तो देखो एक चीज है कि भैया वो मशीन अगर आप यहाँ यूज कर रहे हो तो वो डिप्रिशिएट हो रही है इसमें यूज होने के कारण, तो वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। पर ऐसा नहीं है कि वो मशीन एक ही प्रोजेक्ट में यूज हो रही होगी, कई जगह हो रही होगी, तो आप उसे रीजनेबली एलोकेट कर सकते हो कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से। तो ये दो चीजों को कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग में शामिल किया जाएगा। अब किसी ने कहा कि सर ये जो आपने अमेंडमेंट दिया है और इसका जो लॉजिक दिया है, इस लॉजिक के बेसिस पे हमने कॉस्ट टू फुलफिल कैलकुलेट नहीं करी थी आज से पहले। इनफैक्ट हम कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट में लेट्स से फॉर एग्जांपल सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और लेबर जोड़ रहे थे, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स नहीं ऐड कर रहे थे, जिस कारण से अभी तक हमने प्रोविजन नहीं बनाया क्योंकि हमें वो ओनरस नहीं लगा। पर अगर ओवरहेड एलोकेशन ऐड करता हूं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओनरस लगता है। तो समझो मेरा रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल लगेंगे, और रोड बनाने में 2 साल बीत चुके हैं और अभी अमेंडमेंट आया। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो लॉस दिख रहा है, पर अगर इस अमेंडमेंट के लॉजिक से मैं पिछले साल कैलकुलेट करता तो पिछले साल भी लॉस आता। तो अमेंडमेंट कहता है कि जब ये अमेंडमेंट पहली बार लागू हुआ है तो उस दिन आप असेस कर लीजिए, विच इज 1422, कि क्या 1422 पे आप देख लो क्या अब इस डेफिनेशन के कारण आपको लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो रहा है जिसपे प्रोविजन आप अदरवाइज नहीं बना रहे थे पर अमेंडमेंट के कारण अब लग रहा है बनाना पड़ेगा, तो वो प्रोविजन फिर आप ओपनिंग रिजर्व से बना दीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट एन एरर बिकॉज दिस इज ड्यू टू एन अमेंडमेंट।
So this amendment is effective from 1/4/22. Hence any adjustment to previous provision made. And why previous provision में adjustment की जरूरत है? As a consequence to, in consequence of this amendment. यानी सीधी सी बात है, सपोज अगर कोई कंपनी बोलेगी अरे ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी ओनरस था पर मैं देखना भूल गया, तो वो तो एरर है, उसकी बात नहीं। पहले ओनरस इसलिए नहीं था क्योंकि मैं कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट में ओवरहेड ऐड नहीं कर रहा था, मैं ऐड कर रहा हूँ तो ओनरस बन गया क्योंकि कॉस्ट उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हो रही है। तो उस केस में आपको बोला गया है कि आप उसे सीधे ओपनिंग रिजर्व से एडजस्ट कर दो, प्रीवियस ईयर के फिगर्स में कंपैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत नहीं। So this is another amendment with respect to onerous contracts. And then here also there is one significant amendment, nothing that affects your practical or understanding, but yes, this amendment is significant for this particular standard in AS 41, which is agriculture. दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ते हैं? और सर अगर अपन कोई खेती वाला काम करते हैं, जय जवान जय किसान, जिसका मतलब है कि अपन क्या करते हैं, हल चलाते हैं या बैल बन जाते हैं। अरे आर्टिकल की बात नहीं कर रहा। तो वहां पे क्या होता है सर? खेती होती है, तो खेती होती है तो क्या होता है, उसमें फिर हार्वेस्ट आती है, हार्वेस्ट एज इन प्रोड्यूस आता है, सॉरी, और प्रोड्यूस को फिर हम हार्वेस्ट करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। शाबाश। तो जैसे कि तुमने आम के पेड़ लगाए और इसमें आम उग रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो ये इंडेक्स तुमको बताएगा कि अकाउंटिंग कैसे करने का है। अब सीधी सी बात है भैया कि एक पेड़ में जितने आम लगे हैं, किसी साल में एक पेड़ में हजारों आम निकल आते हैं, किसी में आम थोड़े से कम दाम के आ जाते हैं। तो अब हम कैसे निकालें कि भैया हमारी जो कॉस्ट लग रही है उसमें उस आम की क्या कॉस्ट है? तो कॉस्ट निकालना इसमें पॉसिबल होता नहीं है। तो ये इंडेक्स बोलता है कि भाई तुम लोग इसे फेयर वैल्यू पे मेजर करो। तो इंडेक्स यहाँ पे कहता है कि भैया जब तक तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब वो आम के पेड़ में अपना आम लटक रहा है, दिख रहा है आपको, वो अल्फांसो मैंगो, आप उस आम बड़ा बड़ा सा, ओ माय गॉड आई कैन लिटरली टेस्ट इट। तो जब तक वो वहां पर है तब तक अकाउंटिंग में तुम उसे नेट फेयर वैल्यू पे मेजर करते रहो। जहां तुमने खचा कट करके उसको क्या किया, उसको अलग कर दिया, अब ये निर्जीव हो चुका है। निर्जीव एज इन नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर I mean it has been harvested, so it is no more under the biological transformation process, and hence now it is inventory, और inventory के ऊपर AS2 लगेगा जो बोलेगा, इंडेक्स 2 लगेगा जो बोलेगा कॉस्ट और इनआरवी, और इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? तो जो हार्वेस्ट के पॉइंट पे इसकी नेट फेयर वैल्यू थी वो इसकी कॉस्ट होगी। यानी इंडेक्स 41 काफी कुछ फेयर वैल्यू पे चलता है। तो फिर सवाल उठता है बॉस फेयर वैल्यू कैसे निकालने? अरे यार ये कैसा सवाल है, ये तो इंडेक्स 113 का सवाल लग रहा है। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, और क्या? तो ध्यान रखना दोस्तों, फेयर वैल्यू इज मार्केट प्राइस एंड नॉट सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मुझे क्या लगता है मैं कितने में बेचूंगा, ये फेयर वैल्यू नहीं है। मार्केट में नॉर्मली इस तरह का प्रोडक्ट क्या प्राइस पे बिक रहा है, ये फेयर वैल्यू है। तो इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेटरी नेचर के अमेंडमेंट है। लेट्स सी। ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फेयर वैल्यू हर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या बायोलॉजिकल एसेट जो इस इंडेक्स में कवर होता है उसकी अलग से निकालने का है। चिल, आप सिमिलर एट्रीब्यूट्स की एसेट को ग्रुप करके कलेक्टिव फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। So all your mangoes of similar nature can be collectively taken into fair value consideration. Please remember, forward sale contract do not represent fair value. Very important exam point of view. कई बार ऐसा होता है भैया मेरे रत्नगिरी में आपूस पेड़ के आम है, और अपना क्या होता है पूरी फॉरवर्ड सेल हो जाती है, यानी कि कुछ लोग आते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन आया, फ्रूटी वाले आए, और फ्रूटी वालों ने बोला भैया ये पूरे खेत में जितने आम होंगे सारे चाहिए हमको। हमने बोला ठीक है मालिक चलेगा। इसने बोला हम आपको एक आम का $1 देंगे, खत्म, फिक्स प्राइस फिक्स हो गई, और वी विल बाय मैक्सिमम, ये पर्टिकुलर सीजन में आपसे 5000 टन तक खरीद लेंगे। हमने बोला भैया 1000 टन से ज्यादा कभी माल नहीं निकलता। उसने बोला भैया आप ज्यादा भी निकले तो दे देना, और एक आम $1, खत्म, फिनिश। तो मेरा तो फिक्स हो गया कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, $1 या 75 रुपीज, 76 या वो वेरी हो सकता है। तो एक चीज समझना, ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। इसलिए साफ साफ अमेंडमेंट ने कहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को फेयर वैल्यू नहीं मानना, क्योंकि इस इंडेक्स में हम चीजों को फेयर वैल्यू पे मेजर करने की बात कर रहे हैं, ना कि सेलिंग प्राइस। आपने आम कट करके रख दिया है, फिर उसके लिए आप बोल सकते हो कि उसकी एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस देखी जा सकती है, बट नॉट फॉर इंडेक्स 41।
कई बार ऐसा होता है फेयर वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मार्केट इनपुट्स, लेवल 1 इनपुट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वी गो टू लेवल 2 और लेवल 3 इनपुट्स लाइक कैश फ्लोज एंड ऑल। तो कैश फ्लोज अगर आप देखोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसको बेच के जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो देखना है। यू डोंट हैव टू सी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, रीएस्टैब्लिशिंग द बायोलॉजिकल असेट आफ्टर हार्वेस्ट। मतलब क्या हुआ, बायोलॉजिकल असेट आपने हार्वेस्ट किया, आम टूट गया तो उसके बाद भी वो थोड़ा पकता है, पर वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट यहाँ पे नहीं माना जाता है, दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। तो उससे उसकी जो वैल्यू चेंज होती है वो इग्नोर करना होती है। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वैल्यू इग्नोर करना होती है। तो पहले स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि भाई टैक्सेशन से रिलेटेड जो उसके कैश फ्लोज के चेंज है वो भी इग्नोर करना है, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी भी हम कोई भी फेयर वैल्यू निकालते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है प्री टैक्स कैश फ्लोज को ही बेस बनाते हैं, तो इसलिए जरूरत नहीं थी इस शब्द की, तो ये शब्द कट कर दिया और कुछ नहीं। फिर एक क्लैरिफिकेशन आपको और दिया है कि क्या कॉस्ट ही फेयर वैल्यू हो सकती है। तो नॉर्मली अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल अभी अभी कोई बायोलॉजिकल एसेट खरीदा है, ये आम में केस में लागू नहीं होगा वेर यूर योरसेल्फ प्रोड्यूसिंग इट, दिस विल बी मोर एप्लीकेबल वेल लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर मे बी having a dairy farm. अब dairy farm के केस में you are buying cows and buffaloes, you are using them for biological transformation and creating a produce which milk in this case would be to harvest and sell it in the market. तब आपने क्या किया, लेट्स से मार्च में ही आपने 1000 काउज या बफेलोज खरीदी थी, तो अब उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी। तो स्टैंडर्ड ने क्लैरिफाई किया कि कॉस्ट को माना जा सकता है फेयर वैल्यू के बराबर होगी, नेट फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू के बराबर। याद करना, वैल्यू हमें नेट फेयर वैल्यू पे करना होता है पर उसके लिए फेयर वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कॉस्ट फेयर वैल्यू के बराबर मानी जा सकती है। कब, जब देयर इज अ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिंस इनिशियल कॉस्ट इनकरेंस हैज टेकन प्लेस। तो जब अपन ने खरीदा उसके बाद में कोई मेजर चेंज नहीं आया, दैट मींस बेसिकली काउज एंड बफेलोज की लाइफ लेट्स से 15-20 इयर्स होती है और अभी खरीदे 15-20 दिन हुए, दैट्स नॉट अ मेजर चेंज। और द इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉट मटीरियल। और अगर कोई चेंज आया भी है तो उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप ऐसा प्रूव कर दो तो आप कॉस्ट को फेयर वैल्यू को बेस बना के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू निकालना बड़ा ट्रिकी काम है दोस्तों, इतना आसान नहीं। कई स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू ऑप्शन देते, जैसे पीपी है तो ऑप्शन है फेयर वैल्यू पे मेजर करो, कॉस्ट पे मेजर करो। यहाँ पे सब कुछ फेयर वैल्यू पे कंपलसरी होता है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कई जगह फेयर वैल्यू यूज करना ही होती है, बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यूजुअली पूरी इंडस्ट्री फेयर वैल्यू पे चलती है, which is not necessarily the case in case of this particular product. Sorry. So having said that, इसलिए ये clarification ऐड किए गए। अब एक चीज और, सपोज आपको प्लांट्स की फेयर वैल्यू निकालनी। अब देखना, बेरर प्लांट्स तो इंडेक्स 41 में कवर नहीं होते, बट लेट्स से आई हैव यूकेलिप्टस ट्रीज, जिससे मैं यूकेलिप्टस ऑयल निकालता हूँ और उस ट्री से भी मैं जो टिम्बर आता है उसको पेपर मिल में बेचता हूँ, मेरे लिए दोनों ही प्रोड्यूस है, तो फिर ये इंडेक्स 41 में कवर होगी, बेरर प्लांट 16 में नहीं जाएगी, बिकॉज द ट्री इटसेल्फ इज अ प्रोड्यूस। ऐसे केस में मुझे उस ट्री को भी फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं ट्री को फेयर वैल्यू पे कैसे मेजर करूँ, बिकॉज तो अगर उस ट्री की फेयर वैल्यू अवेलेबल है प्लीज यूज दैट, बट अगर ट्री की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन कि आप उस पूरे खेत की फेयर वैल्यू माइनस जमीन की फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्री की फेयर वैल्यू। इससे सारी ट्रीज जो आपके पास वहां पे उन सब की कलेक्टिव फेयर वैल्यू आ जाएगी, जिस पे आप वैल्यू कर सकते हो, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है कि यू कैन डू ग्रुपिंग एज पर सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। तो इंडिविजुअल ट्री की फेयर वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल हो सकता है इन केसेस जहां पे आपको पूरे खेत में जो आपके सारे पेड़ है उनका कलेक्टिव वैल्यूएशन करना है। तो दिस इज अ वेलकम अमेंडमेंट और क्लैरिफिकेशन, नेचर ऑफ अमेंडमेंट, एंड दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर इंडेक्स 41। छोटू छोटू स्टैंडर्ड के सारे अमेंडमेंट्स अपने कवर हो गए दोस्तों। अब अपन आते हैं अमेंडमेंट्स विच आर विद रिस्पेक्ट टू योर लार्जर चैप्टर्स जो अपन अपने ब्रह्मास्त्र में कवर करते हैं। दीज आर दी अमेंडमेंट्स टू ब्रह्मास्त्र, बड़े चैप्टर के छोटे अमेंडमेंट्स, बहुत छोटे, फटाक से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्या कहानी है, एक्सक्यूज मी दोस्तों, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर एक वीडियो मैंने शेयर किया है, कृपा करके देख लीजिए। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, और आया भी। क्या रिपीट आ सकता है नवंबर 22 में, आई डोंट नो, बट देन अमेंडमेंट है तो डेफिनेटली मई 22 का आप देख लीजिएगा। बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में टर्म्स वगैरह चीजों को डिफाइन किया जाता है जो हम हर स्टैंडर्ड में बार बार डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, एज इन रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, faithful representation, cost benefit,
कुछ टर्म समझाई जाती है, इक्विटी, एसेट एंड ऑल दैट स्टफ। पहले भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता था, बट ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली इंडेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। पहले इट वाज देयर बट इट वाज नॉट जस्ट मेंट फॉर इंडेस। ऐसे भी ये मैंडेटरी नहीं होता है किसके ऊपर, फॉर द एंटिटीज टू फॉलो। दिस इज बेसिकली फॉर आईसीआई, द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। उन्हें ये पढ़ के ध्यान रख के स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करते समय ध्यान रखना है कि उनके स्टैंडर्ड करस्पॉन्ड करें इस फ्रेमवर्क से। तो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो डेफिनेशंस यूज की गई एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी की, भले ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंडेस का नया आ गया, एप्लीकेबल भी हो गया, लेकिन कई सारे इंडेस आज भी ये कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इक्विटी विल बी एज पर पुराना वाला कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कहते थे फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर कुछ कुछ इंडेस में अब हौले हौले रिवीजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेफिनेशंस विल बी एज पर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडेस। इससे कोई मटेरियल चेंज या इंपैक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप अदरवाइज कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो इक्विटी क्या है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो आप समझते हो उसको। तो इसलिए वी डू नॉट से कि यार ये जो भी फ्रेमवर्क में लिखा है वो है, तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल नहीं है। नीदर आर दीज अमेंडमेंट्स वेरी क्रिटिकल और पाथ ब्रेकिंग, इज जस्ट मोर ऑफ यू नो डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है, दैट्स इट। सो व्हाट इट सेज इज इंडेस 1, इंडेस 8, 103। तो पहले सिर्फ 1 और 8 में नए फ्रेमवर्क की डेफिनेशंस का रेफरेंस दिया था, अब 103 में भी दे दिया है। अब ये सब नए फ्रेमवर्क की डेफिनेशंस यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू असेट्स और लायबिलिटी। इससे आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इंडेस 102 यूजेस द न्यू डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, लेकिन आज भी कुछ स्टैंडर्ड है जैसे 37, 38 एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी भी पुराने फ्रेमवर्क का रेफरेंस देते हैं। 103 अब हट गया यहाँ से और वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, बिग डील। छोटा सा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड अमेंडमेंट है। इसमें अमेंडमेंट जो आया है वो प्राइमरली से 103 से रिलेटेड है कि 103 में अब असेट लायबिलिटी की जो डेफिनेशन है, कभी आप बेयर इंडेस निकालोगे ना तो जहां असेट लिखा हुआ रहेगा उसके ऊपर एक वाटर आपका फुटनोट का नंबर आएगा और नीचे नंबर में लिखा हुआ रहेगा फॉर डेफिनेशन ऑफ असेट काइंडली रेफर टू द प्रिपरेशन एंड और फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप देखोगे अमेंडेड में तो आएगा काइंडली रेफर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडेस। तो धीरे धीरे सब जगह अमेंडमेंट होके चेंज हो जाएगा, बिग डील। चलिए, इंडेस 109 में there is this particular amendment, another kind of clarificatory nature of amendment relating to modification of cash flows. आपने बैंक से लोन लिया है, बाद में आपने उसे रीस्केड्यूल या रीस्ट्रक्चर करा लिया। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे आपकी किताब में जिसमें एम्प्लॉय को कंपनी ने लोन लिया और उसने कुछ जल्दी रीपेमेंट कर दिया जिससे कैश फ्लोज मॉडिफाई हो गए फ्यूचर के। अब इस सिचुएशन में बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बोरोअर ने बैंक से लोन लिया था 100 रुपए का, ये कहा 40 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के एंड में आपको पे करते जाऊंगा। पहला साल खत्म हुआ, पेमेंट किया, फिर उसने कहा कि अगली 2 किश्त 40 नहीं दे पाऊंगा, इसकी बजाय मैं आपको 2020 की 4 एनुअल किश्तें दूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक बोलेगी यार इसमें तो मेरा नुकसान। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं 6 महीने में आपको 2020 करके पे कर दूंगा, इंस्टेड ऑफ साल भर में 40 करके पे करूं। प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ये एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रीवियस नहीं होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 40 फॉर 2 years विल नॉट बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20 फॉर 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। देयर वुड बी अ माइनर डिफरेंस, बट ये मेजर सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और उस पर्टिकुलर रीजन से इंडेस में जो अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब की जाती है वो इस लॉजिक से की जाती है कि सबसे पहले आप ये देखो कि प्रीवियस और रिवाइज्ड कैश फ्लोज दोनों के अगर अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपेयर करें तो व्हाट इज द परसेंटेज, इन परसेंटेज टर्म्स व्हाट इज द डिफरेंस, एंड इट सेज इफ द डिफरेंस इज 10% और मोर देन द करंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश फ्लोज, then in that case it is substantial modification. Then we will say कि पुरानी लाइबिलिटी पे ऑफ होके नई टर्म्स वाली फेयर वैल्यू की नई लाइबिलिटी आ गई, जो भी डिफरेंस है वो पीओरएल में चले जाएगा। तो जब हमें
अकाउंटिंग करना है तो पहले नेचर समझना है मॉडिफिकेशन का. If it is not changing too much my present value of the cash flows in comparison to the previous present value, it is not a substantial modification. फिर मैं ये मानता हूं कि वही मेरा पुराना लोन ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें फिर मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को बस चेंज कर देता हूं, जो नया रेट है उसके हिसाब से प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग कर लेता हूं, कोई गेन लॉस बुक नहीं करता. तो ये पूरा खेल अकाउंटिंग का डिपेंडेंट है कि मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल है या नहीं. अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने ही बताया कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लोज लेनी है अभी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उससे, और उसको करंट से कंपेयर करना है. अब प्रॉब्लम इसमें आती है कि कई बार बैंक ऐसी सिचुएशन में जब आप बोरोअर बैंक के पास रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाओगे तो इसमें बैंक आपसे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लेगा, कुछ पैसे ले लेगा. तो हो सकता है बैंक ने आपको कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग तो हम करेंगे पर एक लमसम 50,000 रुपये वन टाइम ले लेंगे. तो क्या ये 50,000 रुपीज को भी फिर मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ये चेक करने में कि मेरे कैश फ्लोज के वेरिएशन में क्या इम्पैक्ट आया है? डेफिनेटली, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग से आपका ये भी आउटफ्लो. तो इंड AS 109 कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लग रही है तो जब आप कंपेयर कर रहे हो रिवाइज्ड कैश फ्लो टू प्रीवियस, तो रिवाइज कैश फ्लो में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहे हो वो भी ऐड करना, वो भी आपका कैश आउटफ्लो है. तो अब आपकी इंस्टॉलमेंट अगर आप रिवाइज करके 2020 की 4 हाफ ईयरली कर रहे हो तो आप उसमें ये भी ऐड करो, फिर कंपेयर करो कि ये क्या वो डिफरेंस सब्सटैंशियल है या नहीं है. तो ये तो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड दिया 109 का, इसलिए लिखा नहीं, मैंने सिर्फ समझाया आपको. नाउ it says if transaction cost is incurred then it will be charged off to P&L and not adjusted from the carrying amount. ये कब है? जब सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है. इनफैक्ट अभी आप इसको इग्नोर करो, यहाँ पे देखो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन का ये फॉर्मूला है. अपने को अभी फोकस अमेंडमेंट पे करना है क्योंकि आप ब्रह्मास्त्र में देखा होगा तो उसका एक पूरा बड़ा सा चार्ट है, वो चार्ट में अपने को सिर्फ ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, इसको रेफर करने की जरूरत है. इट सेज transaction cost is fees paid net of fees received if any, and it includes only fees paid or received by borrower directly or on their behalf. Borrower or lender, sorry, borrower or lender directly or on their behalf. यानी ये बोल रहे हैं सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन करते समय आप क्या करोगे? यू विल सी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लो आफ्टर कंसिडरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये लाइन छोड़ देना, ये अलग चीज है. तो मैंने क्या कहा, मैं 2020 हाफ ईयरली पे करूंगा प्लस 50,000 लेट से अभी अपफ्रंट लग रहे हैं, तो इन दैट सेंस 20 लाख 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट और 50,000 अपफ्रंट. तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू में निकालूंगा. अब ये जो 50,000 रुपीज में पे कर रहा हूं, अगर मैं ये पैसे में से कुछ रिकवर कर रहा हूं तो फिर वो माइनस करके ऑब्वियस सी बात है मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ऐड करूं. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है. लेंडर के लिए मॉडिफिकेशन हो, बोरोवर के लिए हो, किसी के लिए भी. और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आपको क्या देखना है? जो एक्चुअल में आपकी कॉस्ट लग रही है वो देखना है. हो सकता है कुछ पे करके कुछ रिकवर हो रही हो, जैसे इफ यू हैव पेड दिस, हो सकता है उसमें से कुछ बैंक से आपको, गवर्नमेंट से या किसी और पार्टी से रिफंड आने वाली है. तो वो जो नेट करके जो अमाउंट होएगा वो कंसिडर करके फिर देखेंगे सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं. चलिए, ये सिर्फ एक एरर थी आपके, दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट. अपने ब्रह्मास्त्र में ये 6,500 लिखा हुआ था, 16,500 होना था, उसमें आप देखोगे तो वो 6 का डंडा यहाँ गया था. बिग डील क्या, छोड़िए. नेक्स्ट लेट्स कम टू अनदर अमेंडमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन. ब्रह्मास्त्र का पेज 312 है. ये मैंने अलग से निकाल लिया क्यों? क्योंकि अभी जो अपनी नई बैच स्टार्ट हो रही है 3 जून से, उसमें विल बी यूजिंग द अपडेटेड नोट्स, बट देयर इज ओनली 2 पेज का ही अमेंडमेंट है यहाँ पे ब्रह्मास्त्र में. ड्रोन चार्ट में एटलीस्ट थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा पेजेस हैं, बट स्टिल नॉट सब्सटैंशियल. इंड AS 103 में अपन पढ़ते थे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस. हमने पढ़ा था एक्सेप्शन एक होता है रिकॉग्निशन एक्सेप्शन, जिसमें रूल ये होता है कि जब आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो तो उसकी सारी एसेट लाइबिलिटी अपनी बुक्स में लाओगे, फेयर वैल्यू पे लाओगे. उसी को एसेट दिखाना जो एसेट रिकॉर्ड करने के लिए एलिजिबल है एज पर इंड AS, लाइबिलिटी भी उसी को बुक करना जो लाइबिलिटी बुक करने के लिए एलिजिबल है एज पर इंड AS. पर अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज मैंने एक कंपनी को खरीदा और उस कंपनी के ऊपर चल रहे हैं कई प्रकार के केसेस.
पर उन केसेस में लाइबिलिटी आने के चांसेस कम है, नहीं के बराबर नहीं है, कम है, तो उस कंपनी ने अभी उन सबको दिखा रखा है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खड़ा हो गया और उसने कहा कि भैया एयर इंडिया को टाटा ने ले तो लिया, पर कल दिन एयर इंडिया पे किसी प्रकार के अगर कोई पुराने टैक्स क्लेम्स आए तो वो टाटा विल बी बाउंड टू रीपेट। हालांकि ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है क्योंकि एयर इंडिया खत्म नहीं है, इट वाज नॉट बेसिकली एन अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज पुराने जमाने की बात करूं, और इट वाज नॉट बेसिकली एक्वायरिंग अ कंपनी, कंपनी स्टिल कंटिन्यूज, बट सपोज फॉर एग्जांपल हमने उसको हमारी कंपनी मर्ज कर दिया, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, जो भी है, तो पुराने केसेस का क्या होगा? तो इनकम टैक्स ने तो बोला कि भैया पुराने हमारे केसेस चल रहे हैं, तो ये जो एक्वायरर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए अगर लाइबिलिटी आई तो। पर एयर इंडिया की बुक्स में वो इनकम टैक्स की जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो सिर्फ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में शोन है, क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ लाइबिलिटी अराइजिंग इज लेस। अब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि टाटा एयर इंडिया का जो पीसी डिटरमाइन करेगा, नेट एसेट्स या वैल्यूएशन डिटरमाइन करेगा, उसमें इन लाइबिलिटीज के कारण वैल्यूएशन थोड़ा कम होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उसको कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए इंडेस ने एक्सेप्शन दिया है। इंडेस 103 बोलता है कि नॉर्मली हम जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसकी एसेट लाइबिलिटी को हमारे बुक्स में तभी एसेट लाइबिलिटी बुक करेंगे जब वो एज पर इंडेस एसेट लाइबिलिटी बुक हो सकता है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी भले ही वो लेस लाइकली है, यानी कि पॉसिबल ओनली है, यानी कि नॉट प्रोबेबल है, जिसमें चांसेस आने के कम है, उन कंटिंजेंट लाइबिलिटी के कारण भी पीसी इंपैक्ट हुआ होगा। तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी किसकी? जो आपकी एक्वायरी कंपनी है उसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक्वायरर अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू पे मेजर कर सकता है। तो सवाल उठा कि भाई ऐसे ही उसके कंटिंजेंट एसेट भी हो सकते हैं। हो सकता है एयर इंडिया ने किसी पे केस लगाया हो जिसमें पैसे मिलने की उम्मीद हो, और उस उम्मीद के कारण हो सकता है टाटा ने थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए हो उसको और कहा हो कि भैया चलो तुम्हारी कंपनी ले रहे हैं, और कभी बाय लक बाय चांस ये केस जो तुमने किसी और पे लगाए जीत गए तो अपने को पैसा मिलेगा अब, क्योंकि कंपनी हमारी हो गई। तो सवाल ही उठा कि क्या कंटिंजेंट एसेट भी बुक कर सकते हैं? तो उसके लिए ये अमेंडमेंट आया और उसमें कहा गया कि किसी भी सिचुएशन में एक्वायरर कंटिंजेंट एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। किसका? एक्वायरी का। तो कोई भी कंटिंजेंट एसेट, यानी आप कंपनी खरीद रहे हो, उसकी कोई एक एसेट है, उस एसेट में कंटिंजेंसी है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, तो उस केस में एज पर इंडेस 37 कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकते जब तक वो वर्चुअली सर्टन ना हो। या रिम्बर्समेंट है तो सर्टन होना चाहिए कि लाइबिलिटी पे हुई तो मिलेगा, तो ही रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं तो नहीं। यानी कंटिंजेंट है तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी ये एक तरह से एग्जम्पशन या एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तो ये अमेंडमेंट में क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होने वाला। Oh my God, इसी के साथ आपके सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों नवंबर 2022 के, एंड दिस काइंड ऑफ कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑफ योर अमेंडमेंट्स ऑफ नवंबर 2022। यही सब अमेंडमेंट्स है और इसके अलावा और कोई दूसरे अमेंडमेंट्स नहीं है। मई 22 के अमेंडमेंट्स के लिए एज आई टोल्ड यू, आप आज के ऐप डाउनलोड करें, वहां पे ये वाला लेक्चर प्लस में 22 के सॉर्टेड लेक्चर अलॉन्ग विद ऑल द नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स आपको लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फास्ट की वेबसाइट से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मई 22 के पेपर कंप्लीट हो गए। आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि मई 22 के पेपर का रिव्यू देखिए, मैंने शेयर किया है एग्जाम वाले दिन ही। इससे आपको आइडिया लगेगा कि इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न कैसा है, कहीं ना कहीं उससे आपकी फाइन ट्यून होगी तैयारियां फॉर योर नवंबर एग्जाम्स। थैंक यू।